तो मैं क्या बिल बनाऊं? है? ये देख आ गया ना। अभी हम करें लोकल लगेगा, फाइनल लगेगा, ये लगेगा। अरे सबसे पहली बात तो कंपोजिशन वाला टैक्स लगाएगा किस लिए? कौन सा टैक्स लगेगा? क्यों लगेगा? जब वो टैक्स इनवॉइस ही नहीं काट सकता तो क्यों लगेगा? तो मतलब वो जब मेरे को, मैं आप ही बताओ, क्योंकि थोड़ी देर तो मेरे को भी लगती है ना समझने में, तो मैंने कहा आप भी बताओ। तो बोले कंपोजिशन, जब बिल ऑफ सप्लाई, जब मतलब टैक्स इनवॉइस काटना नहीं है, इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है, क्या फर्क पड़ता? बोले सर छोड़ो छोड़ो चलो रजिस्टर्ड डीलर मान लो उसको। है सर कैसे लगेगा लोकल? जब वो बंदा आपको दिल्ली का एड्रेस दे रहा है, अपना अपना नाम दे रहा है, एड्रेस इन रिकॉर्ड आगे नहीं आगे आपके पास में? एड्रेस इन रिकॉर्ड कहां का है? दिल्ली का है। फिर आप हाउ कैन यू डू द इंटरेस्टेड, मतलब इंटरेस्टेड? प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में भी वो ये कह रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई के केस में भी जैसे आप कहते हो 10(1) भी ले लूंगा मैं, 10(1) भी ले लूंगा कि भाई यहां से लेके जा रहा है, यहां से लेके जा रहा है, वो कहते हैं भाई मैं तेरे घर भिजवा भी दूंगा, बोलो मान लो। अब इसमें क्या आ रहा है? इसमें एक कंफ्यूजन ये आ रहा है, देखो इसमें ये जो दिक्कत हो रही है ना, इसमें जो 10(1) की दिक्कत है ना, दो तरीके की है। अगर अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है तो, अगर वो यहीं सप्लाई लेके यहीं से उठा के लेके जा रहा है तो लोकल। यहां कंफ्यूजन है थोड़ा सा, मेरे को लगता है गवर्नमेंट कुछ क्लैरिफाई करेगी इस पॉइंट पे, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन कहां से मिलेगा? वे बिल से। सेक्शन 1(v) ये कहता है, सेक्शन 10(1)(v) ये कहता है, स्मॉल v, कि वेदर द सप्लाई रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ गुड्स और नॉट। नंबर 1 एक क्वेश्चन, सप्लाई रिक्वायर्स मूवमेंट ऑफ, उसने मोबाइल लिया, ऑब्वियसली वो यही नहीं खा जाएगा इस मोबाइल को, मतलब ही इज नॉट कंज्यूमिंग हियर, ही विल टेक दिस मोबाइल अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सप्लायर, सो दिस गुड्स रिक्वायर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। नंबर 1 एक टेस्ट। दूसरा टेस्ट आ गया कि मूवमेंट ऑफ गुड्स कैन बी डन बाई एनी वन ऑफ द 3 persons, बाई द सप्लायर, बाई द रिसिपेंट और बाई एनी अदर पर्सन। तो मूवमेंट इन तीनों में से कोई कर सकता है, दूसरी कंडीशन लिखा है ना लॉ में, ऐसी ऐसी लिखा है। तीसरा उसमें होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी कंसीडर्ड टू ए प्लेस वेयर द डिलीवरी टर्मिनेट्स, मतलब द सप्लाई टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट, यही है ना, सप्लाई टर्मिनेट फॉर डिलीवरी टू द रिसिपेंट। तो इस केस में मोर और लेस, जब मैं अगर वे विल डाल रहा हूं, मैं वे विल जब बनाऊंगा, आप आज मत सोचो कि जब मैं वे विल बनाऊंगा मैं क्या बनाऊंगा? वे विल चाहे चाहे कस्टमर है चाहे वो है, मैं वे विल क्या बनाऊंगा कि भाई मैंने इनिशिएट किया, उसने उसको एक्सेप्ट किया, कहां सप्लाई दिखा रहा है? दिल्ली की, दिल्ली की तो दिखा रहा है। अब ये बंदा वे विल लेके जाएगा तो दिल्ली तो ही जाएगा, तो वे विल मेरे को ये प्रॉब्लम सारी रिजॉल्व कर देगा। हम्म 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 हम्म। अगर वो बंदा कहता है भाई मेरे को कोई लेना देना ना, मैं तो गुड़गांव से आया हूं, ये केस पकड़ो, क्या मेरे को उसके एड्रेस प्रूफ लेने की जरूरत है? अब तो ये तो उसकी एनी टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, एनी टाइप। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, क्यों नहीं बनाना? मूवमेंट ऑफ गुड्स तो है ना। नहीं इसमें को फैक्ट टू फैक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। देखो पहली बात तो हम ई वे बिल की कंसेप्ट मान लेते हैं, 50,000 से ऊपर का मान ले, 50,000 के नीचे वालों को छोड़ दो। अब मैं दिल्ली से आया, अब दिल्ली से आया, वो कहता है कि भाई आप, मैं अपना एड्रेस दे रहा हूँ ना दिल्ली का आपको, और मैं आपका वो भी दे रहा हूँ, वो कहता है ई वे बिल रेज होगा, कोई कंफ्यूजन है? चाहे वो डीलर है चाहे नहीं डीलर है, दोनों केसेस में होगा ई वे बिल। जब मैं ई वे बिल में उससे करवा रहा हूँ कि ये ई वे बिल है, ई वे बिल में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं? नंबर 1 डिस्क्रिप्शन ऑफ द, पहले तो सप्लायर का नाम आएगा, फिर रिसिपेंट का नाम और एड्रेस आएगा, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स आएगा, फिर मूवमेंट कैसे हो रहा है, वो खुद लेके जा रहा है या ट्रांसपोर्ट लेके जा रहा है या आप भिजवा रहे हो, ये लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में और जो जो भी 4-5 चीजें वो आएंगी। इसका मतलब ई वे बिल में आप ये दिखा रहे हो, ये इसका मूवमेंट कहां हो रहा है? दिल्ली। इंटरेस्टेड हो रहा है, कौन कर रहा है? एनीबडी, एनी ऑफ द 3 कैन डू। तो ठीक है, देखो हाँ, प्लेस ऑफ सप्लाई फिर वहां हो जाएगा ना ई वे बिल के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम्म हम्म। वही मैं कह रहा हूं कि इसमें अभी स्टेट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? अब हु इज, देखो ई वे बिल के लिए कौन ज्यादा स्ट्रेस दे रहा है? स्टेट्स।
वो सारे स्टेट्स ई वे बिल के लिए मान ही नहीं रहे, वो कह रहे अभी से अप्लाई करो ई वे बिल को, वो कह रहे हैं हम 6 महीने डेफर कर देते हैं, अभी हम तैयार नहीं है। लेकिन सेंट्रल मतलब इसमें जीएसटी काउंसिल में जितने भी स्टेट्स हैं, कौन से स्टेट्स, ये जितने भी स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, जहां गुड्स लोग आके दिल्ली से लेके जाते हैं, गुड़गांव से लेके जाते हैं, वो स्टेट्स इसको प्रेस अपॉन कर रहे हैं बहुत ज्यादा, सो दैट कि प्लेस ऑफ सप्लाई में एक एडेड टूल मिल जाए। समझ रहे हो? ई-वे बिल इज नॉट अ सिंपली अ कंसेप्ट, ई-वे बिल इज अ टूल टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे सकता, मैं ये स्टेटमेंट दे सकता हूं कि हम ना, आपको देना चाहिए भाई, अगर कोई 50,000 से नीचे वाला आ रहा है, अगर कोई डीलर आ रहा है, अब डीलर के केस में वो कहेगा भाई, आप एक बताओ ई-वे बिल का क्या ये 50,000 से नीचे नहीं ले सकता मैं ई-वे बिल? अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यहां हो गया तो इनपुट क्रेडिट वो C&S मिलेगा, तो आप ले भी जाओगे CSS को, हरियाणा वाला दिल्ली में ले जाएगा तो क्रेडिट कहां मिलेगा उसको? और दूसरी बात, ई-वे बिल के बारे में एक कंफ्यूजन और खत्म कर देता हूं आप लोगों का, कि 50,000 से कम की वैल्यू का ऑप्शनल है आपके पास में, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं इशू करना। तो जब जो डीलर आ रहा है वो कहता कर देना, मेरे को क्या दिक्कत है, दिल्ली वाले को मैं फायदा करवाऊंगा। समझ रहे हो? मतलब कोई ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं जो अनट्रेसेबल हो। एंड दिस ई-वे बिल इज एवरी, एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा मेरे से, सर एक बात बताओ, बिहारी था, मतलब बिहारी, मतलब उनका यहाँ काम करते हैं तो वो अपना यहाँ से सारी चीज़ें लेके जाते हैं, कि जब भी जाते हैं घर तो सारी, जैसे घर में जो मेड्स होती हैं आजकल उनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो अपना सारा अपना तामझाम ना, यहाँ से टीवी भी लेना है, यहाँ भी लेना है। तो वो एक दिन मतलब ऐसे ही मेरे घर में पूछा था, तो बाबूजी एक बात बताओ, ये जो हम जो सामान लेके जाते हैं ये कैसे लेके जाएंगे, रास्ते में किसी ने चेक कर लिया तो मैंने उनको ये कहा कि ये कोई डॉक्यूमेंट देगा आपको जिससे आप खरीदोगे, उस डॉक्यूमेंट को आप अपने घर के नाम का बनवाना, और उनको कहना हमें चाहिए डॉक्यूमेंट, ई-वे बिल बनवाओ ना अपने नाम का, आप अपने स्टेट का भी बेनिफिट कर रहे हो और एनी हाउ यूज वहीं होना ही है वो। है? ये B2C में कुछ लूज इन कर देंगे उसको, B2B में बाउंडेड, B2B में तो मूवमेंट तो शार्प होना ना। एक्चुअली क्या है, मैं यही तो बता रहा हूँ, अभी इसको ना बड़ा आइडियली इन्होंने बना दिया, प्रैक्टिकली नहीं सोचा, तभी तो ये डेफर करना पड़ता है कि अब ये प्रैक्टिकली, मैंने आपको जितना भी ई-वे बिल पे डिस्कशन आज किया, उससे पहले डिस्कशन किया ई-वे बिल पे, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आज वो डिस्कशन लायक है ही नहीं, और आज भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ कंसेप्ट पर डिस्कस कर रहा हूँ, और कंसेप्ट में दो बातें कहने वाला हूँ ई-वे बिल के बारे में। एक बात इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ई-वे बिल इज बीइंग फोर्स्ड बाय द स्टेट्स, कि ये तो लाना ही लाना है, इसके बिना जीएसटी नहीं लाने देंगे हम। यार तुमने सप्लाई रूल बना दिए, इतने वेग हैं, चलो गुड्स के केस में तो हमें कुछ रेस्पाइट मिल जाए, और सर्विसेज के केस में हमने दो ले ही ली, मूवेबल प्रॉपर्टी वाली ले ली और फ्रेट वाली ले ली, बाकी तो आपने जैसे मर्जी कर लिया, हमें नहीं पता। तो ये जो एक सिस्टम है ना, ये सिस्टम इसलिए ऐसा हो रहा, और मैं आपको बताता हूं ई-वे बिल क्या, ई-वे बिल अभी गुड्स के लिए, ई-वे बिल सर्विसेज के लिए भी आ जाएगा। क्योंकि अब ये बताओ कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा, कि मैं दिल्ली में रजिस्टर्ड हूं, अब मैं बेंगलोर गया एक कॉन्फ्रेंस के लिए, अब वहां कॉन्फ्रेंस में गया, वहां कोई बॉम्बे का मेरा दिल्ली का ही कोई क्लाइंट था, बोले यार पकड़ में आ गया संजय गलोसाल, वहां तो पकड़ में आता नहीं है, यहाँ पकड़ में आ गया, एयरपोर्ट में मिल गया मेरे को, और कहने लगा यार वो कितनी बार फ़ोन किया तो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया मैंने, यार वो बिजी था कहीं। तो एनी हाउ ही इज़ ऑल्सो इन दिल्ली या गुड़गांव, मैं भी गुड़गांव में हूँ, गुड़गांव में मिले नहीं, बेंगलोर में मिल गए, एयरपोर्ट पे थे, मैं अपना गया था कहीं। तो अब वहाँ उसने पूछा भाई, अब छोड़ मेरे को बता सारी बातें बैठ के, अभी तो फ्लाइट में 3 घंटे हैं, तो वहाँ अपना बिजनेस लाउंज में बैठे अपना आराम से और अपनी कहानी कर ली। अब उस कहानी में आप देखो कि अब उसके बाद में वो कहता है कि वहाँ सारा डिस्कशन हुआ, सर्विस वहाँ प्रोवाइड हो गई, उसके बाद में वो कहता है एक काम कर यार, तुम अभी पूरी नहीं हुई, फ्लाइट का अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद में वो कहता है चलो यार अब तू फ्लाइट में ही साथ बैठ लेते हैं, भैया हम तो इकोनॉमी क्लास वाले हो, आप बिजनेस क्लास हो। उसने फ़ोन किया भैया इनको बिजनेस क्लास में कर दो, तो बिजनेस क्लास में बैठ के उसके साथ सर्विस फिर वहाँ भी जा रही है। अब
वहां से चल के आ रहे हैं, रास्ते में पूरे रास्ते बेंगलोर तक, दिल्ली तक बात हुई, सर्विस कहां प्रोवाइड हुई है? बेंगलोर में हुई है, रजिस्टर्ड पर्सन दोनों हम यहां हैं, कि रास्ते में कौन कौन से स्टेट पड़े हैं, कहां कहां हुई है सर्विस प्रोवाइड, कैसे डिफाइन करोगे? तो मतलब वो ये कंसेप्ट डालना चाहते हैं। अभी इन्होंने इनडायरेक्टली कवर किया हुआ है। इनडायरेक्टली कैसे कवर किया हुआ है कि अब आप मेरे को बताएं कि इस क्लाइंट की सर्विस मैं कहां से बिल करूंगा? वो सर्विस रिसिपेंट है, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं। मेरा प्रिंसिपल प्लेस गुड़गांव है, उसका प्रिंसिपल प्लेस दिल्ली है। कोई और रूल लगता है इसमें सर्विसेज के बारे में? कोई डोमेस्टिक सर्विसेज के बारे में और रूल लगता है? कोई नहीं लगता। कौन सा रूल लगता है? दोनों वो हैं तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। और अगर वो B2C है, मैं तो ऑब्वियसली मैं तो प्रोवाइडर हूं ही, तो B2C के केस में क्या लगेगा कि जो रिसिपेंट का जो हमारी 4 चीजें हैं वो उसका रेजिडेंशियल प्लेस, तो जहां उसका ऑर्डिनरी रेजी। तो ये जो सर्विसेज का जो मूवमेंट चल रहा है, सर्विसेज के केस में डिफाइंड है रूल, उन्होंने फिक्स कर दिए हैं, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बड़ी आने वाली है। तो कहीं ना कुछ सर्विसेज के लिए भी कंसेप्ट लेके आएंगे जो अभी तक हम निकाल के नहीं ला पाए हैं। जैसे मैं आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे अभी हमने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, या गुड्स के बारे में बात कर लें कि जैसे मैंने ये कहा कि इंडिया से अगर कोई गुड्स, जैसे हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था प्लेस ऑफ सप्लाई 10(1)(e) सी बी था शायद, मतलब जिसमें ये था ना थर्ड पार्टी, 3 पार्टी हैं कि थर्ड पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे ए सप्लायर रिसिपेंट को गुड्स भेजता है। अब थर्ड पार्टी, वो कहते हैं थर्ड पार्टी इंडिया में है तभी। अब मानो थर्ड पार्टी लंदन में बैठी हुई है और उसने यहां किसी दिल्ली वाले को कहा कि भाई गुड़गांव में माल भेज दो संजय अग्रवाल जी के घर पे, तो ये क्या कवर होगा उसमें? ये ट्रांजैक्शन क्या उसमें थर्ड पार्टी वाले में कवर होगा कि नहीं होगा? कोई है प्लेस ऑफ सप्लाई रूल इसका? तो ये क्या, इसका क्या होगा है? हाँ भाई, ये रूल मेरे को ये रूल मेरे को कहीं कवर नहीं कर रहा। अब वो जो थर्ड पर्सन है वो कह रहा है थर्ड पर्सन रजिस्टर्ड होना चाहिए तभी ये रूल एप्लीकेबल है। अगर थर्ड पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, वो वहां से वहां पे कर रहा है, अच्छा इसके लिए रिलेशनशिप मेरी है सप्लायर के लिए वर्सेस जो लंदन में बैठा हुआ आदमी। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आराम से गुड्स आई गया मेरे पास में, पैसे तो देने नहीं है मैंने। मैं यही तो कह रहा हूँ कि ऐसी केसेस में इन्होंने डिफाइन प्लेस ऑफ सप्लाई में। आप पक्का ध्यान रखो कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर नहीं कवर हो रही है, स्पेसिफिक आपने डाल रखी है, तो यू हैव टू कम फॉरवर्ड, यू हैव टू डू। क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ प्लेस विच द लॉ सेज, नॉट यू थिंक। प्लेस ऑफ सप्लाई यू कैन नॉट डिटरमाइन ऑफ योर ओन। तो इस केस में क्या, इस तरीके के बहुत एग्जाम्पल आएंगे आपके पास। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मतलब बेसिकली मैं प्लेस ऑफ सप्लाई को इसलिए इंपॉर्टेंस बता रहा हूं क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है, क्योंकि टैक्सेशन बिटवीन स्टेट्स एंड सेंटर ये बहुत ही क्रूशियल इशू है। हमें बहुत ध्यान से इस पर काम करना है, और जितनी प्रॉब्लम 10(1)(b) की हैं वो प्रॉब्लम हमारी इससे रिजॉल्व हो रही है कि भाई ई वे बिल से रिजॉल्व हो जाएंगी। ई वे बिल में हर बंदा, अगर मैं कहता हूं 100 रुपए का माल लेके जा रहा हूं बोतल, भाई काट ई वे बिल यार, मैं पटना में जाके पीऊंगा इसको, तो पटना को तो क्रेडिट मिलेगा कम से कम। हाँ हम्म 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 हम्म। नहीं मतलब ऐसा है ना, आपकी एक बार रिटर्न फाइल होने के बाद में, एक बार 20, आप रिटर्न की बात ही कर रहे हैं ना, एक बार आपकी 20 तारीख को रिटर्न फाइल हो गई, अब 20 तारीख के बाद में मिसमैच रह गए आपके, मिसमैच रह गए ना। अब मिसमैच के आपके पास में 2 सेक्शन है, एक सेक्शन 43 है, एक सेक्शन 44 है। आप इन दोनों में ना, 43 कहता है मिसमैच इन रिलेशन टू इनपुट टैक्स क्रेडिट, और 44 कहता है इन रिलेशन टू आउटपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इन दोनों के मिसमैच हो गए तो आपको एट द एंड ऑफ द डे जो गवर्नमेंट के फेवर में जा रहा है वो काम करना पड़ेगा, दोनों में से किसी को। यानी कि अगर आपकी आउटपुट लायबिलिटी मिसमैच हो रही है
उसके किसी दूसरे की आउटपुट लायबिलिटी से, तो आपको जो ज्यादा जमा हो गया वो गवर्नमेंट ज्यादा मांगेगी। इनपुट का है तो कम इनपुट देगी, सिंपल सा फंडा है। गवर्नमेंट कहती है कि जो ज्यादा वो मेरा, जो कम वो तुम्हारा। फंडे पे चलेंगे, यस, लैप्स हो जाएंगे, नहीं तो वो वहां तक लेके जाएंगे। एनी हाउ वो कहते हैं कि करते रहो, आप आपस में डिस्कशन कर लो, तब कर लेना। तो बट वो एक इशू है इस तरीके के। और ये प्रोविजन ना, आप एक बात पक्का समझ लो, जैसे डिमोनेटाइजेशन में हुआ है, डोंट थिंक कि लॉ कैन नॉट बी चेंज। पार्लियामेंट में इन्होंने धक्के से पास करवा लेना कोई भी चीज, अगर कोई एब्सर्ड आ गई तो। अब अगर कोई इन्होंने अभी एक चेंज किया, आपको पता है, सेक्शन 23 में चेंज किया है, मतलब वो एक रूल के थ्रू लेके आए। इन्होंने हर सेक्शन में रूल बैठा रखा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल के थ्रू पावर है कुछ भी चेंज करने की। सो डोंट थिंक कि कोई ऐसी चीज आ गई है जो प्रैक्टिकली लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, तो दे कैन अमेंड इट। रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 101, उसमें भी 3 साल तक के लिए प्रेसिडेंट को पावर है रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज की। सो डोंट थिंक कि भाई हमें बहुत हाइपोथिकेटेड सिचुएशंस को नहीं लेना है। हमारे पास सिंपल सा ये है कि हमें अपने क्लाइंट के साथ में सबसे पहले उसको अवेयर बनाना है कि भाई हम तुम्हारे लिए कितने जरूरी हैं। आज की डेट में ये इंपॉर्टेंट है, ये मिसिंग है, मतलब बोथ एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के, मतलब हमारे लिए भी। हमें उसको इस स्टेज पे लेके जाना है कि भाई अगर जो आप करवाना चाहते हो वो करवाओ, जो नहीं करवाना चाहते रहने दो, साइड में करो। देन यू डू वट एवर वे यू डू। और डिफॉल्ट होंगे तो कोई बात नहीं, डिफॉल्ट हो जाए। कई बार क्या होता है कि हम प्रोफेशनल्स ना क्लाइंट से इतना ज़्यादा जुड़ जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम क्लाइंट की होती है, हम अपने ऊपर रात को नींद खराब कर लेते हैं। पर्टिकुलरली ये प्रॉब्लम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ ज़्यादा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ज़्यादा है। और मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोगों के, एडवोकेट्स के, एम्प्लॉयज़ के साथ में नहीं है, उनके साथ में भी है, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ में ज़्यादा है। बट वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, वेरी वेरी केयरफुल and very very clear in our understanding कि we are not something, we are just advising them on certain things। और अपनी एडवाइजरी को अपना एक स्टेज पे लेके चलें, तो मेरे को लगता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी बहुत अच्छा आपके साथ एक्सपीरियंस रहा पूरे सेशन में, सब लोगों ने बहुत अच्छा रहा, बहुत लर्निंग मेरे को मिली। आपको कितनी मिली ये पता नहीं सकता, लेकिन मैं ये बताता हूँ कि मैं कहीं था 15 अप्रैल को और आज 17 तारीख को, बहुत बड़ा फर्क मेरे अंदर आया है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दिस, थैंक यू।